गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों हम बोहर मॉडल ऑफ एटम को बहुत सही से पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ना। एक एक चीज को दोबारा क्लियर करेंगे कि क्या कहाँ नहीं है, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए बोहर मॉडल ऑफ एटम। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 12th में आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम। देखो सबसे पहली कहानी हमने पढ़ा था, इट इज एप्लीकेबल। अगर हम इसका फर्स्ट पॉइंट को डालें तो आपको अच्छी तरह मालूम है, इसकी लिमिटेशन भी कह सकते हो आप। इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। आपको अच्छी तरह मालूम है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल। बच्चों आपको अच्छी तरह मालूम है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल। इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बोलो, इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। आप बोलेंगे कौन कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3। मुझे लगता है अच्छा, हाइड्रोजन का जेड कितना है? 1। हीलियम प्लस का जेड कितना है? 2। लिथियम प्लस 2 का जेड कितना है? 3। बेरिलियम प्लस 4 का जेड कितना है? 4। बेरिलियम प्लस 3 का ना। इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बच्चों इसका जो सेकंड पोस्टुलेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसने कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी एक्सप्लेन किया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इन डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर अगर वो रिवॉल्व करेगा ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी इमिट करेगा। When electron is revolving in these definite orbit, there is no absorption or no emission of energy. When electron revolve in these definite orbit, there is no absorption. Or emission of energy. बच्चों अगर वो एनर्जी लगातार इमिट करता रहता तो ये बात छोटा होता जाता है। एक समय ऐसा आता कि वो न्यूक्लियस में गिर जाता तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम ही एक्सप्लेन नहीं हो पाती। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना वो एनर्जी रिलीज करता है, मतलब उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। बच्चों ये पॉइंट नोट कर लो। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दिस डेफिनेट ऑर्बिट, देयर इज नो एब्जॉर्प्शन एंड नो emission of energy। बच्चों प्लीज नोट करो सेकंड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो जल्दी से बोलो। नोट कर लिए? इसमें हम लिख सकते हैं इन एन ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। इन एन ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। बच्चों पहला पॉइंट क्लियर कर लो। इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बच्चों ये जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है, इसकी लिमिटेशन भी हो सकती है। बोहर मॉडल ऑफ एटम इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कौन कौन है सिंगल इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस 2 है, बेरिलियम प्लस 3 है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 है, हीलियम प्लस के लिए Z बराबर 2 है, लिथियम प्लस 2 के लिए Z बराबर 3 और Z बराबर 4 है। बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन इन दीस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, इन दीस डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये क्लियर हो गया, इन एन ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। बच्चों सुन लिया ध्यान से? अब बच्चों यहां पे समझना है। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जब मैं एनर्जी का कांसेप्ट पढ़ाऊंगा। ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है जहां n की वैल्यू 1 है, ये सेकंड ऑर्बिट है और बच्चों ये थर्ड ऑर्बिट है। अगर यहां n की वैल्यू 1 और यहां एनर्जी E1 है, यहां n की वैल्यू 2 है और मान लो यहां एनर्जी E2 है, यहां n की वैल्यू 3 और यहां एनर्जी मान लो E3 है। बच्चों आगे जाके आप पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप n बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आगे बताना है मुझे। इसका मतलब है E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। बोलो बच्चों, बोलो। E3 is greater than E2 is greater than E1। बच्चों ये बात सही है। जैसे जैसे आप n बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब E3 की वैल्यू ज्यादा होगी देन E2 से देन E1 से। बोलो बच्चों जल्दी से। अब जरा मेरी बात समझना, मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मान लो ये आपका एनर्जी लेवल 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये सेकंड ऑर्बिट, और मान लो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब। बच्चों इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा, जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, इट एब्जॉर्ब एनर्जी। बच्चों इट एब्जॉर्ब एनर्जी है। बच्चों बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे टॉपिक को। बच्चों सबसे पहली कहानी जो बोहर मॉडल ऑफ एटम के बारे में है वो ये कहानी है
कि इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। आप बोलेंगे सर कौन कौन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है? हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस 2 है, बेरिलियम प्लस 3 है। हाइड्रोजन के लिए Z1 है, हीलियम प्लस के लिए Z2 है, लिथियम प्लस 2 के लिए Z3 और बेरिलियम प्लस 3 के लिए Z4 है। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कौन? बोर मॉडल ऑफ एटम, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जो सेकंड पोस्टुलेट था, जब इलेक्ट्रॉन इन दीस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब उसकी एनर्जी जो है इन पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ऑलवेज क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मैंने यहाँ पे लिखा है इन एन ऑर्बिट द एनर्जी इज कांस्टेंट। बच्चों हमने फिर समझा कि अगर हम n की वैल्यू बढ़ाते हैं, या अभी आगे बताना है मुझे, अगर हम n की वैल्यू बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ेगी। अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाता हूं तो एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो, जब n बराबर 3 है तो एनर्जी E3 है, जब n बराबर 2 है एनर्जी E2 है, जब n बराबर 1 है एनर्जी E1 है। तो E3 की वैल्यू E2 से ज्यादा है, E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा है। अब बात समझना है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, तब वो एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब बच्चों कॉमन सी बात है, जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा वो फोटोन के टर्म्स में करेगा। तो बताओ वो कितने फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा? कॉमन सी बात बताओ, कितने फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा? बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना है, कितनी फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? भाई इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे जिससे वो लोअर एनर्जी से हायर ऑर्बिट में पहुंच जाए? और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बच्चों, वो किसके टर्म्स में करेगा? फोटोन के टर्म्स में करेगा। तो कितनी एनर्जी का फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा? कितनी एनर्जी का फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो n बराबर 1 से n बराबर 2 में पहुंच जाए? कॉमन सी बात है, कितनी एनर्जी का फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा? बच्चों नोट करो, कितनी एनर्जी का फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा? भाई इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में है, n बराबर 2 में पहुंचना है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 2 में पहुंचेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। वो एनर्जी कौन दे रहा है? फोटोन दे रहा है। तो बताओ फोटोन कितनी एनर्जी देगा इसको? तो जो फोटोन एनर्जी देगा वो होगा बच्चों डेल्टा ई, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, E2 माइनस E1। बच्चों अगर डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव आता है इसका मतलब एब्जॉर्ब करेगा, और अगर बच्चों डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव आती है तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो बताओ कितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा? E2 माइनस E1। बोलो इतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा E2 माइनस E1। जल्दी से बताओ, डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, कितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा? इतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, इतनी एनर्जी का फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा, तब वो n बराबर 1 से n बराबर 2 में पहुंचेगा। n बराबर 1 में उसकी एनर्जी E1 है, n बराबर 2 में उसकी एनर्जी E2 है। तो बताओ वो कितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो n बराबर 1 से n बराबर 2 में पहुंच जाए? तो वो जो फोटोन जितनी एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा वो होगा E2 माइनस E1। बच्चों जस्ट इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में है, तो जितनी पहले वो n बराबर 2 से n बराबर 1 में आ रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 में आ रहा है, तो n बराबर 2 से जब हमारा इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में आएगा तो बताओ कितने एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा? कितनी एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा? तो डेल्टा E होगा E1 माइनस E2, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल ये है इनिशियल ये, E1 माइनस E2। जब डेल्टा E की वैल्यू नेगेटिव आई तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है, मतलब इतनी एनर्जी वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, किसके फॉर्म में करेगा? फोटोन के फॉर्म में करेगा। तो अंतर कितना है? जितनी एनर्जी का पहले वो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा था लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने का, उतनी ही एनर्जी का वो फोटोन इमिट करेगा जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, इट एब्जॉर्ब एनर्जी। व्हेन इट रिटर्न बैक इट रिलीज एनर्जी, इट इमिट एनर्जी। जब वो रिटर्न करेगा तो ये इमिट एनर्जी। बच्चों समझो जरा मेरी बात को, बहुत अच्छे से समझे। आप कॉमन से बताएं, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट में प्रेजेंट था, उसको यहां पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी का एब्जॉर्ब करना पड़ेगा? फोटोन। जो फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा वो होगा E2 माइनस E1, इतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो वो इमिट करेगा फोटोन। तो बताओ कितनी एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा? डेल्टा E बराबर E1 माइनस E2। यहां इमिट कर रहा है, यहां इतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा फोटोन। कितनी एनर्जी का फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा? यहां से यहां पहुंच जाएगा, वो हो गया डेल्टा ई बराबर होगा E2 माइनस M। जब वो हायर से लोअर में आएगा तो बताओ कितनी एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा? वो होगा डेल्टा ई बराबर E1 माइनस E2। ये नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिलीज ऑफ फोटोन। बच्चों जल्दी से फटाफट नोट कर लो,
चलिए फिर से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, फिर से समझने की कोशिश करते हैं, 1 to 1 चीजों को समझेंगे अच्छे से। जब तक हम लोगों को नहीं आएगा तब तक बहुत अच्छे से समझ लीजिए बोहर मॉडल को, एक एक चीज को क्लियर कर लीजिए, सब समझा दूंगा। तो बच्चों बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या कहता था? बोहर मॉडल ऑफ एटम कहता था बच्चों, बोहर मॉडल ऑफ एटम कहता था इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, है ना। पहला पोस्टुलेट क्या था, यहां पर लिख रहा हूं, पहला क्या था, इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे हाइड्रोजन, जैसे हीलियम प्लस, जैसे लिथियम +2, जैसे बेरिलियम +3। इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, है। सेकंड क्या कहता था, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व इन दीज ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व इन दीज डेफिनेट ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन इन डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ना तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना ये एनर्जी इमिट करेगा। बच्चों समझा? बोलो, ना ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना ये एनर्जी इमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दीस डेफिनेट ऑर्बिट, देयर इज नो एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी। कोई एब्जॉर्प्शन और कोई इमिशन नहीं होगा एनर्जी का। In these definite orbit, the energy of electron is constant. The energy of electron is constant. और बच्चों यही इसने ही क्या एक्सप्लेन किया, इसी कंसेप्ट ने एक्सप्लेन किया स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसी कंसेप्ट ने एक्सप्लेन किया स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता था जहां पर इलेक्ट्रॉन जब इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ना तो वो एनर्जी इमिट करेगा, ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। मतलब उनका इन ऑर्बिट में घूमते वक्त उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बच्चों इन ऑर्बिट को आपको अच्छी तरह मालूम है, इन ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन ऑर्बिट को हम लोग बच्चे बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट। बच्चों मैंने आपको एक चीज और बताई थी, आप बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। where बच्चों सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से किसी r रेडियस वाले पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो आता है वो आता है mvr बराबर क्या होगा, nh/2π। यहाँ n जो है ये ऑर्बिट है, n जो यहाँ पर है वो ऑर्बिट है या स्टेशनरी ऑर्बिट कह सकते हो। अगर n की वैल्यू 1 है तो ये k शेल है, शेल भी बोल सकते हो। n की वैल्यू 2 है तो ये l शेल है, n की वैल्यू 3 है तो ये m शेल है, n की वैल्यू 4 है तो ये n शेल। बोलो, तो इलेक्ट्रॉन को उन्हीं ऑर्बिट में घूमने की परमिशन है जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। ये भी आप लोगों को क्लियर है, ये भी आप लोगों को क्लियर है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी इमिट करेगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जब वो इन ऑर्बिट में घूमेगा। अब इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, मान लो ये लोअर ऑर्बिट है, n बराबर 1 है ना, ये लोअर ऑर्बिट है और हमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करना है, n बराबर 2 है। यहाँ की एनर्जी E1 है, यहाँ की एनर्जी E2 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी ना।
यहाँ से यहाँ जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो वो किस फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? फोटोन के फॉर्म में। तो बताओ वो कितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा? जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा वो होगा E2 माइनस E1। एब्जॉर्ब कर रहा है तो डेल्टा E की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो डेल्टा E की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इमिट करेगा तो डेल्टा E की वैल्यू। तो बताओ वो कितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करे कि वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाए? तो वो एनर्जी का जो फोटोन होगा वो कहलाएगा डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। इतनी एनर्जी का वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में पहुंचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो ऑलवेज एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। बोलो क्लियर? अब इसका उल्टा भी है, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से n बराबर 2 यहाँ पर एनर्जी E2, n बराबर 1 यहाँ पर एनर्जी E1, जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा। वो एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ किसके करेगा? फोटोन करेगा। तो बताओ यहाँ कितनी, जितनी एनर्जी उसने यहाँ एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी यहाँ इमिट करेगा। तो यहाँ एनर्जी कितनी होगी? डेल्टा E बराबर, बोलो बच्चों, E1 माइनस E2, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और डेल्टा E की वैल्यू नेगेटिव आए तो उससे घबराना नहीं है, इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक है, ये इमिट कर रहा है एनर्जी, ये इमिट कर रहा है एनर्जी। बोलो बच्चों जल्दी से, जल्दी से बोलो, जल्दी से, फटाफट। जल्दी। ये सब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको एक एक चीज समझ में आएगी बोहर ऑर्बिट की। अब बच्चों एक बात जो आती है, एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि मान लीजिए, सॉरी बच्चों मार्कर नहीं चल रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा ऑर्बिट है, ये n बराबर 1 है तो यहाँ एनर्जी E1 है। मैंने क्या सिखाया था कल? ये n बराबर 2 है, यहाँ एनर्जी E2 है। बोहर ने ये बताया था कि अगर n की वैल्यू बढ़ेगी, n बराबर 3 है, यहाँ एनर्जी E3 है, अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। ये आपको आगे समझ में आएगा, n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। मेरे बच्चों नोट कर लेना पॉइंट, n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है E3 सबसे ज्यादा है, देन E2 है, देन E1 है। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी है? E3। देन मैंने सिखाया था इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास रहेगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर रहेगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास रहेगा एनर्जी उसकी उतनी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर रहेगा इसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहली बात आती है, अब मान लो ये न्यूक्लियस है बच्चों, और हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो बच्चों ये फोर्स लगेगा, फोर्स लगाएगा और वो कहलाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो कहाँ लगती है? आउटवर्ड। बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसी सर्कुलर पाथ में तो इसको कौन सी फोर्स लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बहुत आराम से समझो, बहुत आराम से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसे कहाँ ले जाएगी? आउटवर्ड। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? mv²/r। और बच्चों इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? बच्चों इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रॉन, वो बैलेंस करेगा इसको। बच्चों अगर मान लो ये वाली फोर्स, आउटवर्ड वाली फोर्स मान लो अगर कम है और इनवर्ड वाली फोर्स अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा, और मान लो अगर आउटवर्ड वाली फोर्स ज्यादा है और इनवर्ड वाली फोर्स कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। बोलो बच्चों, न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाली फोर्स इसको आउटवर्ड ले जा रही है, ये वाली फोर्स इसको इनवर्ड ले जा रही है, दोनों फोर्स बैलेंस है, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है। बच्चों अगर मान लो इस फोर्स का जो बाहर वाली फोर्स आउटवर्ड लग रही है जो फोर्स, वो अगर वीक है और न्यूक्लियस की फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर गिर जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कौन सी फोर्स? कूलम्बिक फोर्स। बच्चों कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही है? कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स क्या होती है आपको अच्छी तरह मालूम है, K Q1 Q2 by R²।
यहाँ K Q1 कौन है न्यूक्लियस का चार्ज मैंने सिखाया था Ze, Q2 कौन है इलेक्ट्रॉन का चार्ज E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बताओ किससे बैलेंस किया जाएगा mv स्क्वायर बाय R से, R से कैंसिल R तो ये आ गया kZe स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। बच्चों ये बहुत ज्यादा है, जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तब ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों जब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इन दीस ऑर्बिट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, जरा बताओ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लो तो बताओ क्या आ जाएगी वैल्यू, हाफ kZe स्क्वायर बाय R। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीस ऑर्बिट। बोलो कितनी आएगी, हाफ kZe स्क्वायर बाय R। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो वो उसमें जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी उसको कहा जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगी, बैलेंस करेंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। तो ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है बच्चों, ये मैं डेरिवेशन करा चुका हूं आप लोगों को, ये डेरिवेशन में करा चुका हूं बच्चों, ये डेरिवेशन में करा चुका हूं। आप बताओ, मैंने पिछले टर्म पे बताया था रेडियस का एक्सप्रेशन क्या निकाला था, Rm बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m kZe स्क्वायर है ना। इसमें कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे तो आपकी रिजल्ट आएगा 0.529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम है ना। बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम आपको अच्छी तरह मालूम होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। आपको अच्छी तरह मालूम आ गया रेडियस जो है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस जो है वो z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप n बढ़ाते जाओगे तो रेडियस बढ़ती जाएगी और अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे तो रेडियस कम होती जाएगी। रिजल्ट को अच्छी तरीके से नोट करा जाए अच्छे से। Rm जर्नल एक्सप्रेशन कांस्टेंट्स की वैल्यू रख दी, Rm बराबर 0.529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। Rn इज प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर, n बढ़ाओगे r बढ़ेगा। मतलब अगर आप ये फर्स्ट ऑर्बिट है n बराबर 1, सेकंड ऑर्बिट का साइज और बड़ा होगा n बराबर 2, थर्ड ऑर्बिट का साइज और बड़ा होगा n बराबर 3। तो आप ये देख रहे हो जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी। बोलो बच्चों, वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी और जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेडियस कम होगी। तो Rn बराबर आ गया 0.529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। Rn इज प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर एंड Rn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द z। बच्चों ये डेरिवेशन मैं करा चुका हूं, उसी तरीके से मैंने एक वेलोसिटी का डेरिवेशन भी कराया है बच्चों। वेलोसिटी देखो, इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस इससे निकाली जाती है। इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2.16 इनटू 10 की पावर 6 है ना, इनटू z अपॉन n मीटर पर सेकंड। बोलो बच्चों ये सिखाया था। वेलोसिटी का मैंने एक्सप्रेशन भी सिखाया है 2 पाई kZe स्क्वायर अपॉन nh। बोलो बच्चों, मैंने इसमें कांस्टेंट की वैल्यू रख दी, ये वाला रिजल्ट आ गया। मैंने कांस्टेंट की वैल्यू रख दी, ये वाला रिजल्ट आ गया। जल्दी से बताओ, वेलोसिटी निकाल ली इलेक्ट्रॉन की, सर्कुलर पाथ में काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, रेडियस निकाल ली। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से बोलो। रेडियस निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली। तो यहां से समझ में आ रहा है जो वेलोसिटी है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n। जैसे जैसे आप n बढ़ाओगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, जितना बड़ा ऑर्बिट होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। n बढ़ाते हो तो रेडियस बढ़ती है, रेडियस बढ़ता है तो साइज बढ़ता है ऑर्बिट का, साइज अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। बोलो, साइज ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। तो एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं आप लोग। जब इलेक्ट्रॉन तीन ही तो है बच्चों, मेन तीन क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसमें कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। बोलो, Vn is proportional to the z। अच्छा बच्चों, आप मान लो टाइम टेकन, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फॉर वन कंप्लीट, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने के लिए तो सर्कुलर ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस कितना होता है जिसमें वो घूम रहा है, उसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई r, और किस वेलोसिटी से घूम रहा है v, तो कितना टाइम लगेगा उसे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने में, 2 पाई r अपॉन v। और r कैसे निकालते हो, 0.529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z। और v कैसे निकालते हो, v निकालते हो 2.16 इनटू 10 की पावर 6 इनटू z अपॉन n मीटर पर सेकंड। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई r अपॉन v, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई r अपॉन v।
Vn is proportional to the z and Vn is inversely proportional to the n. जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के और वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n की। और कितना टाइम लगेगा अगर वो एक कंप्लीट ऑर्बिट में एक रिवॉल्यूशन लगाए तो 2 पाई आर अपॉन v। बच्चों बोलो 2 पाई आर अपॉन v, टाइम टेकन फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन। जल्दी कर लो नोट जल्दी। बोलो जल्दी से। चलो अगला पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, बच्चों कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। बच्चों कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 1, इजी क्वेश्चन। कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन के लिए रेडियस कैलकुलेट करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर बताओ क्या होगा। हीलियम प्लस के लिए z की वैल्यू कितनी होती है 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 3। फॉर्मूला क्या है ब्रो, 0.529 into n square 3 का स्क्वायर अपॉन z2 एंगस्ट्रॉम। इजी क्वेश्चन। कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट रेशो ऑफ थर्ड ऑर्बिट। कैलकुलेट रेशो ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ रेडियस रेशो। कैलकुलेट द रेडियस रेशो of third orbit of helium plus and second orbit of lithium plus 2। हमें रेशो निकालना है रेडियस का थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। हमें रेशो निकालना है। कैलकुलेट द रेडियस रेशो ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। तो ये बताओ r1 की वैल्यू कितनी होगी। r1 है 0.529, n की वैल्यू कितनी है थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर, z की वैल्यू कितनी है हीलियम प्लस के लिए 2, ये हो गई फर्स्ट। r2 बताओ कितना होगा 0.529, कौन सा ऑर्बिट है सेकंड 2 का स्क्वायर अपॉन लिथियम प्लस 2 के लिए z की वैल्यू कितनी होती है 3 सेकंड। डिवाइड करो r1 अपॉन r2, डिवाइड करो r1 अपॉन r2, डिवाइड करो r1 अपॉन r2, डिवाइड किया 0.529 कैंसिल। बताओ क्या आ गया r1 बाय r2 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया 9/2 डिवाइडेड बाय 4/3, तो ये आ गया 27/8। r1 अपॉन r2 का रेशियो 27/8 है, 27/8 है। थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द बोर रेडियस भी कहते हैं, कैलकुलेट द बोर रेडियस फॉर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आईआईटी में आया था, ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ऑफ कैलकुलेट द बोर रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोलो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। r इज इक्वल्स टू 0.529 into n स्क्वायर 2 का स्क्वायर, z कितना होता है हाइड्रोजन के लिए 1, आंसर आ गया 2.12 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन आया था जी 2017 में, नोट करो। ये क्वेश्चन आया था जी 2017 में, जल्दी से नोट करो। रफ कर बच्चों, मैंने एक रिलेशन और बताया था, आप लोग फिर से नोट कर लो। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, मैं पहले पढ़ा चुका हूं ये, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करते हो तो 96 किलो जूल पर मोल आता है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करते हो तो 96 किलो जूल पर मोल आता है। कौन सा आता है 96 किलो जूल पर मोल। अगला क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट velocity of electron in third orbit of
हीलियम प्लस आयन। अगला क्वेश्चन, कंपेयर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। ये दो क्वेश्चन करने हैं, ये दो क्वेश्चन करने हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.16 into 10 की पावर 6 into z अपॉन n। बहुत आसान है, 2.16 into 10 की पावर 6 z हीलियम के लिए 2, n की वैल्यू थर्ड। हो गया क्वेश्चन, मीटर पर सेकंड में पहला क्वेश्चन हो गया वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट। अच्छा ये बताओ v1 कितना होगा। v1 होगा 2.16, 2.18 भी लिखा होता है किताबों में, into 10 की पावर 6। थर्ड ऑर्बिट, थर्ड z की वैल्यू 2 और थर्ड ऑर्बिट ये हो गया। v2 कितना होगा बच्चों, 2.16 into 10 की पावर 6, z की वैल्यू लिथियम प्लस 2 के लिए 3, सेकंड ऑर्बिट। डिवाइड करो दोनों को, तो v1 अपॉन v2 आ गया 4/9। v1 अपॉन v2 आ गया 4/9। v1 अपॉन v2 आ गया बच्चों 4/9। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़ चुके हैं उसमें, अब इसका जो थर्ड पार्ट है, इलेक्ट्रॉन जो इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो बताओ उसमें वो कितनी एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेगा। ये कहानी आपको मुझे बतानी है, ये कहानी मुझे आपको बतानी है। अभी तक हम बोर के बारे में इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं। बोल मुझे, तो अभी तक हम कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ चुके हैं जरा बताओ। रेडियस का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये एक्सप्रेशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 स्क्वायर m k z स्क्वायर। फिर rn कितना होता है 0.529 into n स्क्वायर अपॉन z n²। फिर rn कितना होता है r1 into n स्क्वायर, ये भी सही है, ठीक है। बोलो बच्चों जल्दी से। फिर rn जो है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और rn जो है वो z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप n की वैल्यू बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगी, अगर आप z की वैल्यू बढ़ाओगे तो रेडियस कम हो जाएगी। इतना आपने रेडियस के बारे में पढ़ा है। जरा बताओ वेलोसिटी के बारे में पढ़ो। वेलोसिटी के बारे में क्या है, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन nh, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन nh। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है 2.16 into 10 की पावर 6 into z अपॉन n मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी अगर आप z की वैल्यू बढ़ाओगे, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी अगर आप n की वैल्यू बढ़ाओगे। अगर आप n की वैल्यू कम करोगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो n की वैल्यू बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अगर मान लो एक ऑर्बिट का कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन लगा है इलेक्ट्रॉन, तो बताओ उसे कितना टाइम लगेगा। तो बहुत आसान है, कितना डिस्टेंस कवर करना है 2 पाई r, और किस वेलोसिटी से कवर करना है v से, तो 2 पाई r अपॉन v। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इतना आपने पढ़ लिया है, इतना बच्चों आपने अभी तक पढ़ लिया है। बच्चों एक और कहानी इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आपने वो अच्छी तरह पढ़ा है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr = nh/2π। इलेक्ट्रॉन को उसी ऑर्बिट में घूमने की परमिशन है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल होगा। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। n क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट। n क्या है, ऑर्बिट। मान लो अगर मैं पूछूं एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं मान लो ये पूछूं एंगुलर मोमेंटम 5th ऑर्बिट में कितना होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं एंगुलर मोमेंटम 5th ऑर्बिट में कितना होगा, तो बहुत आसान है, mvr = 5h/2π। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा 5h/2π। बोलो बच्चों, n की वैल्यू अगर 1 होती है, आपने इतना सब पढ़ लिया है, अगर n की वैल्यू 1 होती है तो k शेप, n की वैल्यू 2 होती है तो l शेप,
n की वैल्यू 3 होती है तो m शेल, n की वैल्यू 4 होती है तो n शेल। क्लियर है? यहाँ पर एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, Vn इज इक्वल्स टू V1 अपॉन n। Vn इज इक्वल्स टू V1 अपॉन n। ये तीन चीजें आपने पढ़ ली हैं अभी अच्छी तरीके से। अब एक ही केस रह गया इसका एनर्जी का ना, एनर्जी का ही तो मेन केस है बच्चों, एनर्जी का केस मेन है। रफ कर दो। ये आप लोग अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लेना, फिर उसके बाद मुझे समझाना। शाम के टाइम एक और वीडियो और बनाऊंगा जिसमें एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? आपको मालूम है मैंने अभी सिखाया था कि मान लो ये n बराबर 2 है और मान लो ये n बराबर 1 है। अब मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए बताओ कितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी का फोटोन आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा वो E2 माइनस E1 होगा। यहाँ एनर्जी E1 है और यहाँ एनर्जी E2 है, ठीक है? E2 माइनस E1 का। और मान लो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ है सेकंड ऑर्बिट में, यहाँ एनर्जी E2 है, और अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में यहाँ एनर्जी E1 है, जंप करेगा, यहाँ जंप करेगा, तो बताओ कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। तो जो एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा वो भी होगी डेल्टा E और वो होगा E1 माइनस E2। यहाँ डेल्टा E की वैल्यू नेगेटिव आएगा, मतलब इतनी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। यहाँ डेल्टा E की वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो इतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। इतनी कहानी पढ़ ली है। अच्छा ये मान लो ये न्यूक्लियस है, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है। मैंने अभी आपको बताया जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी उतनी बढ़ेगी, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो अगर n बढ़ता है तो E बढ़ता है, तो इसीलिए मैंने आपको सिखाया था E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। समझ गए बच्चों? आज के लिए इतना बहुत है, मैंने कोशिश की है कुछ टॉपिक और पढ़ाने की। ओके बच्चों, थैंक यू।